अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पॉलीसेकेराइड्स की फ़र्दर एग्जांपल्स पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ स्टार्च। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्टार्च, ये हम सबको पता है। इट इज़ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। हमें ये किस फॉर्म में मिलता है? हमें ये स्टार्च मिलता है वीट, गंदम के फॉर्म में, राइस, मेज़, पोटैटोज़ एंड बार्ले, ठीक है, जौ जिसको कहते हैं, उस फॉर्म में हमें स्टार्च मिलता है। स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब देखो, कल हमने कितनी डिटेल में पढ़ा था कि ये जो सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं दे आर पॉलीमर इन नेचर। अब इसका मोनोमर क्या है जिससे ये बना? दैट इज़ अल्फ़ा आइसोमर ऑफ डी ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स पढ़े थे, अल्फ़ा डी एंड बीटा। तो अल्फ़ा डी जो एक ग्लूकोज है उससे आपके पास बनता है स्टार्च। स्टार्च इज़ नॉट अ प्योर कंपाउंड, ठीक है। वो कह रहे इसका मतलब क्या है कि ये प्योर कंपाउंड नहीं है? इसका मतलब ये है कि ये मिक्सचर है, एक कंपाउंड नहीं है। ये मिक्सचर है दो पॉलीसेकेराइड्स का। कौन कौन से दो पॉलीसेकेराइड्स का? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये दो पॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये मिलकर एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो आपने याद रखना है, ये यहाँ पे एक ये मैं इम्पॉर्टेंट लिख रही हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइलोज जो है वो क्या है? दैट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि अमाइलोज इज़ सॉल्युबल इन वाटर, एंड सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इट गिव डीप ब्लू कलर विद आयोडीन, ठीक है। ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। सेकंड है आपके पास अमाइलोपेक्टिन। अगर अमाइलोज सॉल्युबल है तो अमाइलोपेक्टिन के बारे में याद रखिए, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन। These two tests are confirmatory tests for to differentiate between amylose and amylopectin. Now natural starch आपको किस किस फॉर्म में मिलती है? It consists of 10 to 20% of amylose एंड 80 to 90% ऑफ अमाइलोपेक्टिन। यानी कि नेचुरल जो सोर्सेज हैं स्टार्च में, क्योंकि इसमें अमाइलोज भी है, अमाइलोपेक्टिन भी है, तो 10 to 20% अमाइलोज होता है इसमें और 80 to 90% अमाइलोपेक्टिन होता है। नाउ फॉर व्हाट पर्पसेस इट इज़ यूज फॉर? इट इज़ यूज फॉर कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर। यानी कि ये पेपर इंडस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। ये क्यों पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है? टू इम्प्रूव द राइटिंग क्वालिटीज़, ठीक है, पेपर क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्रिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यहाँ पे मैं इसको मज़ीद आपके क्लियर कर देती हूँ। इट इज़ यूज फॉर लॉन्ड्रिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल। नीचे इसके रिएक्शंस हैं, इनको आपने जस्ट देखना है। इसमें एड सच कोई मेमोराइज़ करने की चीज़ नहीं है। अमाइलोज का स्ट्रक्चर है पहले, ठीक है, वो देख लें। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, मैं इसको पॉइंट आउट कर देती हूँ, ये ठीक है। और ये आपके पास अमाइलोपेक्टिन का है। इन सब में देखें, बिकॉज दे आर carbohydrates, so they are having glycosidic linkage in between them. Okay, coming toward the next, हमारे पास आगे है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन इज़ फाउंड इन लिविंग थिंग्स। कौन से लिविंग थिंग्स? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो किस किस फॉर्म में ग्लाइकोजिन हमें मिल जाता है? ये हमें मिलता है लिवर में होता है ग्लाइकोजिन, मसल्स में प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली मेन स्टोरेज है पॉलीसेकेराइड्स की। किस फॉर्म में पॉलीसेकेराइड स्टोर होता है? कहाँ पर पॉलीसेकेराइड स्टोर होता है? लिवर एंड मसल्स में, ठीक है। और इसका वही फंक्शन है जो स्टार्च का फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजिन इज़ एनालॉग ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ग्लाइकोजिन इज़ देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसी वजह से अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि वाई ग्लाइकोजिन इज़ कॉल्ड एनिमल स्टार्च। तो आपने ये पैराग्राफ इसमें लिखना है। नाउ कमिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर, अगर आपसे पूछते हैं स्ट्रक्चर क्या है तो आपने लिखना है कि इट्स स्ट्रक्चर क्लोजली रिजेंबल्स विद दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, एट्सेट्राज एट्सेट्राज। तो आपने टिक करना है अमाइलोपेक्टिन को, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग होती है इसमें? 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इसमें, ये आपने याद रखना है। ग्लाइकोजिन, आप ह्यूमन ग्लाइकोजिन के बारे में और अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपने देखना है कि ये एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है।
ब्रांच मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? ब्रांच मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसमें ब्रांचेस हैं जो कि लीनियर नहीं है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ग्लूकोज यूनिट देगा। नाउ यू कैन सी देयर आर वेरियस possible MCQs in this paragraph. Every line is a MCQ. Now coming toward the proteins, अब हम अलग एक और बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स कवर किया, अब हम प्रोटीन्स कवर कर रहे हैं। हम प्रोटीन्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो ये कि ये है क्या, ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड है, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपको इसकी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। किससे बने हुए हैं? Variety of amino acids, as they are biomolecules. So you all know that polymer that is formed by combination of amino acid is a protein. ह्यूमन बॉडी में एटलीस्ट 10,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इसका नाम जो है वो डिराइव्ड होता है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका नाम है ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। प्रोटीन्स जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। हेयर, नेल, एंजाइम्स, मसल्स, ये तमाम चीज़ें किससे बनी हैं? प्रोटीन से, ठीक है। आगे ये तमाम उन्होंने लिख भी दिए हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा नॉन बोनी स्ट्रक्चर जो है, यानी कि बोन्स के अलावा जो तमाम स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग का या एनिमल्स का, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब इसमें की एलिमेंट कौन कौन से हैं? की एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। दीज आर द की एलिमेंट्स। नाउ दे मे आल्सो कॉन्टेन फॉस्फोरस एंड ट्रेसिस ऑफ अदर एलिमेंट्स। एक तो फॉस्फोरस है इसमें, और कौन कौन से इसमें हैं? आयरन है जिसको हम फेरस कहते हैं, कॉपर है आपके पास, इसके अलावा आयोडीन है, इसके अलावा मैंगनीज़ है, इसके अलावा सल्फ़र है एंड सो ऑन एंड जिंक, ठीक है। ये आपने तमाम 1 बाय 1 मेमोराइज़ करने हैं, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर, क्योंकि एक माइक्रो मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होगा। ऑल प्रोटीन्स सॉरी मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। ऑल प्रोटीन्स यील्ड व्हाट? दे यील्ड अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड आता है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की या पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपको बेसिक शुगर यानी कि मोनोसेकेराइड मिलता है। और प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड, फ्रॉम विच प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। Now the classification of proteins based on the physiochemical properties, means physical as well as chemical properties। अगर हम इनको देखें तो हमें कैसे मिलते हैं ये? ओके, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक हो गया। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड कर रही है स्ट्रक्चर एज वेल एज फिज़िकल एज वेल एज ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कौन कौन सी इसमें हैं? दे आर सिंपल प्रोटीन्स, दे आर कंपाउंड्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड दे आर derived proteins. So coming toward the simple proteins, these proteins on hydrolysis yield amino acid on their derivatives. इसका क्या मतलब है ये देखें। जब आप सिंपल प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास हमेशा कौन से अमाइनो क्या बनेगा आपके पास? यू विल ऑलवेज गेट अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या हैं? हर वो चीज़ जो अमाइनो एसिड से फर्दर केमिकल रिएक्शन करके बनी है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड। क्या एग्जांपल है डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड्स की? एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोब्यूलिन्स है, लेग्यूमिन है, कोलेजन्स है। दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव्स। Now globulins are insoluble in water but soluble in dilute salt solution, ठीक है। अच्छा जी, ये देख हम सिंपल प्रोटीन्स पढ़ रहे थे, ओके। अब ग्लोब्यूलिन्स क्या है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बहुत सारी टाइप्स दी ना डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड की, उसमें मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ग्लोब्यूलिन्स। अब वो ग्लोब्यूलिन्स को एक बता रहे हैं और यहाँ पर इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो व्हाट आर ग्लोब्यूलिन्स? आप लिखेंगे दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पहले तो आप लिखेंगे दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड दे आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। 2 सेंटेंसेस ये हो गए ग्लोब्यूलिन्स के बारे में। फिर आप बताएंगे दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशंस। फिर अकरेंस बताएंगे दे आर फाउंड इन एनिमल्स,
किस फॉर्म में मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं? एनिमल्स में मसल में मिलते हैं और प्लांट्स में भी मिलते हैं। मसल्स में किस फॉर्म में मिलते हैं? लैक्टोग्लोब्यूलिन की फॉर्म में। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर से सुन लें, ग्लोब्यूलिन्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ ग्लोब्यूलिन्स। आप लिखेंगे दे आर अमाइनो एसिड्स derivatives, they are protein in nature, they are insoluble in water, they are soluble in dilute solutions, dilute salt solution, they are found in animals। किस फॉर्म में है एनिमल्स में? लैक्टोग्लोब्यूलिन्स की फॉर्म में है। कहाँ पर है? मसल्स में है। एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सम प्लांट्स। देन लेग्यूमिन्स एंड कोलेजन प्रोटीन्स, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। तमाम कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं जो कि मसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं बोन्स के साथ या मसल्स के साथ कनेक्ट कर रही हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर। देयर आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन एनिमल किंगडम। ठीक है, 25 to 35% ऑफ द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, बॉडी इज़ मेड अप ऑफ दिस सिंपल प्रोटीन्स। नाउ कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, दे आर नॉट सिंपल, they may be compound or conjugated, means कि they have been attached with some non protein part। एक प्रोटीन है और उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो आप इसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और कंपाउंड प्रोटीन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉस्फोप्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन के साथ क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस लगा हुआ है। ठीक है, आर कॉन्जुगेटेड विद फॉस्फोरिक एसिड। उन्होंने कहा कि कौन सा फॉस्फोप्रोटीन्स, कौन से प्रोटीन्स हैं इन विच प्रोटीन्स आर कॉन्जुगेटेड विद फॉस्फोप्रोटीन्स। व्हाट आर लाइपोप्रोटीन्स? जैसा कि नाम से जाहिर है, प्रोटीन्स इन कॉन्जुगेटेड विद लिपिड्स आर लाइपोप्रोटीन्स। देन लेक्टिथिन है, कोलेस्ट्रॉल है एंड फैटी एसिड्स के साथ भी प्रोटीन कंबाइन हो सकता है। थर्ड फॉर्म है हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन्स की। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड सब्सटेंसेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। यानी कि जो चीज़ सिंपल प्रोटीन से बनी वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जो चीज़ें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बनी वो डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटियोज, एंजाइम्स, पेप्टोन्स, ओलिगोपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, they are all derived protein in nature. Why? Because they have been derived, they have been chemically formed from conjugated proteins। ये तो था तमाम प्रोटीन्स की टाइप्स। अब हम प्रोटीन्स की वो टाइप्स पढ़ेंगे जो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। द मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स आर कॉम्पैक्ट, दे आर हाईली कॉन्वुलेटेड। कॉन्वुलेटेड का क्या मतलब है? ऐसे। ठीक है, मेजॉरिटी प्रोटीन्स जो है कम्पैक्ट हैं, वो कॉन्वुलेटेड हैं, यानी कि वो ट्विस्टेड हैं, वो इंटर्न्ड हैं, उनमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारे, आप देखें एक तो सिंपल प्रोटीन होगी ना, एक आपके पास कॉन्वुलेटेड प्रोटीन्स होती हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे स्पाइरल्स होते हैं। with the position of each atom relative to each other determined with great precision, यानी कि हर एटम एक दूसरे के सामने होगा या ऐसे होगा और उनको हम प्रिसाइजली डिटरमिन कर सकते हैं। To describe the structure of protein in an organism, it is necessary to specify the three-dimensional shape that the polypeptide chain assumes। यानी कि ये आपको बता रहे हैं कि इसमें 3D स्ट्रक्चर भी होता है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। Some proteins also possess a fourth structure called quaternary structure। ठीक है, इनको हम वन बाय वन देख लेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। सेकेंडरी देखिए यहाँ पे है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड combined in a peptide chain is referred to as primary structure। यानी कि सिंपल अगर आपके पास अमाइनो एसिड की चेन है ऐसे, और वो एक अमाइनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड चेन। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड की दो अमाइनो एसिड को जो चीज़ बॉन्ड कंबाइन करता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर सिंपलेस्ट चेन हो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन कर गए हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट जो कि हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है? क्वाइलिंग होती है या जिग-जैगिंग होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो वो हमारे पास क्या हुआ? वो हमारे पास हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
अब ऐसा क्यों होता है, मतलब अब क्वेश्चन है ना कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं सिंपल, जैसे ये बना हुआ है आपके पास, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिगजैग, ऐसा क्यों है? जिगजैग प्रोटीन जिगजैग इसलिए होता है बिकॉज दे आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड है, दे आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन देम, they are having hydrogen bond in this way or the other way. So this hydrogen bond keep them in this spiral structure or zigzag structure, hence we have secondary structure of protein. The three-dimensional twisted and polypeptide chain results in the tertiary structure of proteins, यानी कि tertiary structure कौन सा होगा, जिसमें ये zigzag structure जिसमें ये जिगजैग स्ट्रक्चर जो है मज़ीद जिगजैग होके एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर गया है, दिस इज़ टर्शरी। एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वो होगा जो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा टाइप ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ वी विल डील विद डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिसरप्टेड ईजिली बाय हीट, by change in pH and under strongly oxidizing or reducing conditions. Under such conditions, अच्छा अब देखो उन्होंने बात की डीनेचरेशन की, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है अंडर व्हाट कंडीशंस प्रोटीन्स कैन बी डीनेचर्ड। तो प्रोटीन्स कैन बी डीनेचर्ड कौन कौन से प्रोसेस हैं, या तो आप उसको हीट कर लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एग है, एग को आप जैसे ही फ्राई करने लगते हैं, आप उसको बॉयल करते हैं, तो जो एग एल्ब्यूमिन है, जो योक है, वो फ़ौरन से हार्डन हो जाता है। ये जो एग एल्ब्यूमिन है, सॉरी वाइट पार्ट की बात कर रही हूँ, एग एल्ब्यूमिन की, जो एग एल्ब्यूमिन है वो फ़ौरन से हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डीनेचर हो गई है प्रोटीन, अब उसकी वैसी शेप नहीं रही, तो हीट से वो चेंज होगा, ठीक है। पहली चीज़ वो पीएच से चेंज होगा, अगर आप उसकी पीएच चेंज कर देते हैं, जो भी स्पेसिफिक पीएच में वो मेंटेन होता है, उससे अगर आप पीएच चेंज करेंगे वो डीनेचर होगा। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कंडीशन डिफरेंट हैं तो वो डीनेचर होगा। इस कंडीशंस में प्रोटीन अंडरगो डीनेचरेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया, डीनेचरेशन कैसे होती है, ये तमाम फैक्टर्स लिखने हैं और फिर आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी आपको एग वाइट की एल्ब्यूमिन की एग्जाम्पल दी, ठीक है। और ये जो चेंज होता है ये इरिवर्सिबल है, आपने इसको मेमोराइज रखना है। कैसे मेमोराइज करेंगे? आपको पता है कि द एग हैज़ बिन कुकड, एक दफ़ा आपने उसको कुक कर लिया, यू कैन नॉट गेट एल्ब्यूमिन बैक इन दैट फॉर्म, आप उसको दोबारा से कच्चा अंडा नहीं बना सकते। तो इफ़ एनीवन आस्क यू कैन is denaturation of protein is a reversible process, you would say no, it is not reversible, it is irreversible process. Now coming toward the importance of proteins. Proteins take an essential part in the formation of protoplasm, which is an essential of all the forms of life, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपके पास, आप अपने इसको हेडिंग्स में याद करना है सारे पार्ट्स, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को, कि पहली चीज़ है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म में हेल्प आउट करता है। क्यों प्रोटोप्लाज्म होता है कि बेसिक ऑफ लाइफ क्या है, सेल में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म होती है। नाउ सेकंड इज़ द न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी कि वो प्रोटीन्स विच आर हैविंग न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये कौन से प्रोटीन्स हैं? प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड्स। दे सर्व एज कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी मटीरियल। डीएनए की बात करते हैं हम, आरएनए की बात करते हैं, दे आर हेरिडिटी मटीरियल। सो किस चीज़ से डीएनए बना? न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये वो हैं जो कि प्रोटीन से बने हैं। दीज आर दो न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड। देन एंजाइम्स, आपकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक पाथवेज हो रहे हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, दे ऑल आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। So they are biological catalysts, they are protein in nature, and without enzymes life is not possible. Many proteins, अच्छा fourth point क्या है, they have specialized function, different function है। For example hemoglobin, आपका खून, blood का main part HB, क्या काम है उसका? It carries oxygen and it carries oxygen to the every single cell of your body. So hemoglobin act as a carrier of oxygen. सम प्रोटीन एक्ट्स एज हार्मोन्स, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या करता है? रेगुलेटरी फंक्शन करता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर कंट्रोल की हुई है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन को कंट्रोल कर रहा है थायराइड ग्लैंड। तो जितने भी हार्मोन्स हैं दे आर ऑल प्रोटीन्स इन नेचर। ये तो हमने पढ़ी अभी तक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। इंडस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, इसको आप बेशक 5th पॉइंट कर लें, लदा से पॉइंट कर लें। अच्छा, लेदर मेड जो है लेदर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। इसके अलावा दिस इज़ एसेंशली आप प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स विद टैनिक एसिड। लेदर की बात कर रहे हैं, लेदर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टैनिक एसिड को प्रेसिपिटेट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, उससे लेदर बनता है। तो ये लेदर इंडस्ट्री में हेल्पफुल है। देन जेलाटिन क्या है, हीटिंग बोन्स, स्किन एंड टेंडन्स को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास जेलाटिन पाउडर मिलता है या जेलाटिन मिलता है। इट इज़ अ स्टिकी सब्सटेंसेस। क्या है, इट इज़ प्रोटीन इन नेचर। देन केसीन, व्हाट इज़ केसीन? केसीन इज़ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ अनदर प्रोटीन यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बटन्स एंड बकल्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये बटन्स और बकल्स में यूज़ होता है। ओके गर्ल्स, आज हमने प्रोटीन्स कवर किया, आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीसेकेराइड्स कवर किए। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी अब लिपिड्स के बारे में। व्हाट आर लिपिड्स? Lipid is a Greek word. Lipid is derived from a Greek word lipos. It means fat. It is naturally occurring organic compound of animals and plants origin. It is soluble in organic solvents. अच्छा जी, solubility का क्वेश्चन अच्छा जी, लिपिड्स के बारे में मैं बता रही थी आपको। दे आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दे आर सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑब्वियसली लिपिड्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, सो दे विल बी डेफिनेटली डिजॉल्विंग इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? दे आर हैविंग मोर एटम्स देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, अब लिपिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम। लिपिड के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अभी हमने पढ़ा। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एटसेट्रा। दे आर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लिसरोल्स एंड स्टीरोल्स, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्या बनता है इनसे? फैटी एसिड बनता है, ग्लिसरोल बनता है एंड स्टीरोल बनता है। दे आर यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Fats and oils are the most important lipids found in nature. They are one of the 3 major food factors needed for human body. कौन से food factors हैं? यानी कि आपने देखा कि oil, घी जो है हमारे food जिससे बनते हैं, they are all lipids in nature. हमारी human body में food factors ये बहुत important है, lipids and oils. इसके अलावा second number 2 being proteins and carbohydrates, तो हमें पता ही है ना। Then हम आएंगे नॉट ओनली दे आर एडिबल फैट्स एंड ऑयल्स, इसके अलावा भी जो ऑयल्स हैं वो हमारे डिटर्जेंट्स में सोप, पेंट्स, वार्निशेस, पॉलिशेस, कॉस्मेटिक, प्रिंटिंग इंक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब हम आएंगे कि कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं फैट्स एंड ऑयल्स के। फैट्स एंड ऑयल्स कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑयल्स आप सबको पता है एनिमल सोर्स है इनका, एनिमल से हमें मिलता है, कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी आपने देखा होगा जो फैट्स हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से हमें वेजिटेबल ऑयल मिलता है। मैरीन ऑर्गेनिज्म मतलब फिशेस में होता है ऑयल, फिश ऑयल जिसको कहते हैं। देन एक्सक्यूज मी, देन एनिमल फैट्स दे आर लोकेटेड इन पर्टिकुलरली इन एडिपोज टिश्यू सेल्स। वो हमें एडिपोज टिश्यू सेल में मिलता है एनिमल्स में। जो टिश्यूज़ हैं उनको हम एडिपोज कहते हैं। बटर एंड घी आर अ स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट्स विच आर मेड फ्रॉम मिल्क। बटर और घी जो है वो एनिमल फैट है, जो एनिमल फैट से मिलता है, जो कि मिल्क से बनेगा, ये तो आप सबको पता है। वेजिटेबल ऑयल कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल से, सीड से मिलता है, नट्स, जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें से मिलता है। मैरीन एनिमल्स से मैरीन ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? सी एनिमल लाइक सैल्मन, फिश, वेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थी आपके पास बहुत कॉमन बातें।
ये बटर एंड घी, मेरीन एनिमल, ये सारा जिनको पॉइंट आउट कर रही हूँ ना बेटा, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये हो गया। आई एम सॉरी बेटा। अगेन मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में मैक्सिमम एमसीक्यूज़ बनते हैं या आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपने हर पैराग्राफ को एक शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर करना है और हर इम्पॉर्टेंट लाइन को एमसीक्यू कंसीडर करना है, चाहे मैं आपको पॉइंट आउट करवाऊँ या ना करवाऊँ। नाउ कमिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इनका देखेंगे कि ये किस किस चीज़ से बने हुए हैं। एनिमल्स एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स हैव सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनका एक ही केमिकल स्ट्रक्चर है। दे आर ट्राइस्टर्स फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लिसरोल्स एंड लॉन्ग चेन एसिड्स कॉल्ड फैटी एसिड्स। ये बच्चों के एक समझने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये बता देती हूँ आपको बेटा, ये देखें, ठीक है। पहली चीज़, एनिमल्स एंड वेजिटेबल फैट्स के क्या केमिकल स्ट्रक्चर हैं, एक जैसे हैं। नेचर क्या है, दे आर ट्राई एस्टर्स, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, दे आर ट्राई एस्टर। किसकी, फैट्स एंड ऑयल्स की बात कर रही हूँ। दे आर ट्राई एस्टर्स किससे बने हैं, दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लिसरोल एंड लॉन्ग चेन एसिड। ग्लिसरोल की नेचर क्या है, दे आर अल्कोहल्स, एसिड आर एसिड्स। तो आप सबको पता है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इट फॉर्म्स एस्टर, ठीक है, एस्टर बनता है इससे। तो अब आप सबको पता होना चाहिए, ग्लिसरोल क्योंकि अल्कोहल है, फैटी एसिड क्योंकि एसिड है, तो रिजल्टिंग स्पीशीज जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं दे आर एस्टर इन नेचर। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब हम सेकंड देखते हैं। ग्लिसरोल के OH और फैटी एसिड के OH, इनका रिएक्शन होगा, कैसे होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक हो गया। अब देखो CH2 ऑक्सीजन और कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R, ये आपके पास कंपाउंड बन गया, ठीक है। फिर से देखो इनको गौर से, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि OH का बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तीनों OH बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, ठीक है। या इसको वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं। ये मैं मेरा ख्याल में ये ऐसे होगा बेटा, ये ऐसे होगा, ठीक है। बहरहाल जो भी है, इनमें से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और एक ऑक्सीजन और बाकी पूरा ये वाला, ठीक है। इसके साथ 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1, 2 एंड 3 रिएक्शंस हो जाएंगे आपके पास ऐसे, ठीक है। ये तीनों आपके पास बनेंगे और इसको क्या हम कहते हैं, इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। आप देखें, एक हाइड्रोजन ये वाला हटा दें बेशक, और बाकी पूरे मॉलिक्यूल को, इस पूरे मॉलिक्यूल को इसके साथ, फिर दोबारा इसके साथ, और पूरे मॉलिक्यूल को इसके साथ लिख दें, यू विल गेट ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड की नेचर क्या है, एस्टर इन नेचर, दे आर ट्राई एस्टर इन नेचर। देखो 1, 2 एंड 3 एस्टर्स हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। A triester of glycerol is called ट्राइग्लिसराइड, जिसका मैंने भी आपको बताया, इसको मैं मेंशन भी कर देती हूँ। देखें, ट्राइएस्टर ऑफ ग्लिसरोल, ग्लिसरोल का ट्राइएस्टर का क्या नाम है, ग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड्स। अब जितनी ज़्यादा इसमें अनसैचुरेशन होगी उतना ही फैटी एसिड जो है वो ऑयल होगा, और जितनी कम अनसैचुरेशन होगी या वो सैचुरेटेड कंपाउंड है अगर, तो सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है इट इज़ सॉलिड इन नेचर, यानी कि घी है। The glycerides in which long chain structured saturated acid components predominates tend to be solid or semi-solid and are termed as fats, जो भी मैंने आपको बताया। On the other hand, oils are those glycerol esters which contain higher proportion of unsaturated fatty acid components। अभी देख लो नीचे आपके पास इसकी इतनी अच्छी ऑयल और फैट की एग्जांपल है। फैट क्या है, जिसको हम घी कहते हैं बेटा। अब देखो ऑयल, ये देखो डबल बॉन्ड्स, एनी डबल बॉन्ड इट विल गिव इट अ ऑयली अपीयरेंस, लिक्विडी अपीयरेंस। देयर आर नो डबल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन कार्बन, मैं सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ। यहाँ पे कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो इट इज़ फैट, ठीक है। अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन है उतना कम मेल्टिंग पॉइंट है, उतना ज़्यादा वो रूम टेम्परेचर पर ईजिली ऑयल की फॉर्म में होगा।
जितना ज़्यादा सैचुरेशन है और अनसैचुरेशन नहीं है उतना ज़्यादा वो फैटी इन नेचर है और वो बाकायदा हीट करके उसको मेल्ट करना पड़ेगा, हायर है एज़ कम्पेयर टू ऑयल, ठीक है। और बेसिकली जो आपके पास ऑयल्स एंड फैट्स हैं वो क्या है, दे आर मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स प्रेजेंट इन वेरियस रेशियोज, ठीक है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। अगेन बहुत इजी है ये, जो कि सिंपल फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, उनको हम, जो कि ग्लिसरॉल से बने हुए सिंपल फैटी एसिड्स हैं, उनको हम कहेंगे सिंपल लिपिड्स। वो जिसमें फॉर एग्जांपल दोस्त दैट कंटेन रेडिकल्स, फ्री फैटी एसिड्स और अल्कोहल के अलावा उनमें फैटी एसिड्स है, सॉरी दे आर हैविंग रेडिकल्स, उनको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लिपिड्स। अगेन रेडिकल की बात नहीं समझ आ रही तो कॉमनली ये याद रखो लिपिड के अलावा कुछ होगा, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोलिपिड्स, फॉर एग्जांपल स्फिंगोलिपिड्स, फॉर एग्जांपल लाइपोप्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन्स भी है और लिपिड्स भी है, फॉर एग्जांपल लिपिड्स भी है और पॉलीसेकेराइड भी है तो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, दे आर कंपाउंड। अब हर वो लिपिड जो कि आपके पास इन तमाम कंपाउंड से बना है उनको हम कहेंगे डिराइव्ड। फिर से सुन लो, सिंपल वो हैं जो कि सिंपल ग्लिसरॉल है फैटी एसिड से बने हुए, कंपाउंड कौन से हैं जो कि बने हुए हैं लिपिड्स के साथ कुछ और है, फास्फोरस है, प्रोटीन है या पॉलीसेकेराइड्स है, तो वो आपके पास कंपाउंड हो गए। और जो चीज़ कंपाउंड से बनेगी वो आपके पास है डिराइव्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर बेटा। कल हम इनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स।